ईद उल अधा एक महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहार है जो पैगंबर इब्राहिम अब्राहम की ईश्वर की आज्ञाकारिता के रूप में अपने बेटे की बलि देने की इच्छा की याद दिलाता है। ये त्योहार दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है और इसमें भेड़ या बकरी जैसे जानवर की बलि दी जाती है। फिर मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है, एक हिस्सा दोस्तों और परिवार को दिया जाता है और एक हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। ये त्योहार प्रार्थना, चिंतन और प्रियजनों के साथ समय बिताने का भी समय है। उसके अभिवादन का अर्थ है धन्य ईद या हैप्पी ईद और छुट्टियों के दौरान दूसरों की भलाई की कामना करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अधा के अवसर पर राष्ट्र को शुभकामना देने के लिए इस अभिवादन का उपयोग किया। फ्रांस में पुलिस की हत्या पर भड़के दंगों के बीच गिरफ्तारियां। ये घटना पेरिस के नैंटेरे जिले में यातायात रुकने के बाद हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे अस्पष्टीकरणीय और अक्षम्य बताया है और मामले की जांच करने का वादा किया है। विरोध प्रदर्शन लगातार 2 रातों से जारी है और अधिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना पर जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। जहां कुछ लोगों ने हिंसा की निंदा की है और शांति का आह्वान किया है, वहीं अन्य ने घटना पर अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त की है। विरोध प्रदर्शन लगातार 2 रातों से जारी है और अधिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे अस्पष्टीकरणीय और अक्षम्य बताया है और मामले की जांच करने का वादा किया है। ये घटना मंगलवार को पेरिस के पास ट्रैफिक रोकने के दौरान हुई। पुलिस अधिकारियों ने एक कार को रोका जिसमें पीड़ित सहित 3 लोग सवार थे। कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित को कार से बाहर निकलने के लिए कहा और चंद्रा से गोलीमाला का उपयोग करके सभी तरंगों का पता लगाया गया था। वैज्ञानिकों ने सुदूर आकाशगंगाओं के हृदय में स्थित महाविशाल ब्लैक होल की कक्षा से आने वाली आघात तरंगों को कैद किया है जब वे विलीन होने लगती हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है जो एक दूसरे पर सर्पिल होने पर स्थान और समय को विकृत कर देते हैं। सिद्धांत यह है कि आकाशगंगाएं इसी प्रकार बढ़ती हैं। शॉक तरंगें मजबूत दबाव तरंगें होती हैं जो तब बनती हैं जब एक दबाव मोर्चा सुपरसोनिक गति से चलता है और आसपास की हवा पर दबाव डालता है। वे एक प्रकार के फैलने वाले विक्षोभ हैं जो माध्यम में ध्वनि की स्थानीय गति से भी तेज गति से चलते हैं। महाविशाल ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि वे उसी समय बने जिस समय वे आकाशगंगा में थे। दूसरा सिद्धांत यह है कि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में सुपरमैसिव सितारों के ढहने के साथ शुरू हुए। तीसरा सिद्धांत यह है कि वे सघन तारा समूहों में तारों की टक्कर की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए। सुपरमैसिव ब्लैक होल के निर्माण के लिए एक संभावित तंत्र में कॉम्पैक्ट स्टार क्लस्टर में तारों की टक्कर की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शामिल होती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक विशाल तारों का निर्माण होता है जो बाद में ढहकर मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बन जाते हैं। तारकीय ब्लैक होल विशाल तारों के ढहने से उत्पन्न होते हैं और कुछ ने सुझाव दिया है कि आकाशगंगा के निर्माण के प्रारंभिक चरण के दौरान गैस के विशाल बादलों के ढहने से महाविशाल ब्लैक होल बनते हैं। सामान्य मृत्यु के एक विशाल प्रारंभ मार्ग के माध्यम से ब्लैक होल बनाने के बजाय विशाल डार्क मैटर हेलो सीधे ध्वस्त हो गए, जिससे पहले महान ब्लैक होल के बीज बने। सुपरमैसिव ब्लैक होल SMBH ब्रह्मांड के इतिहास में शुरुआत में दिखाई देते हैं, बड़े धमाके के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के कुछ उदाहरणों में सौर, फोटोवोल्टिक और पवन ऊर्जा शामिल हैं, जो बिजली क्षमता का बढ़ता हिस्सा प्रदान कर रहे हैं। अन्य नवीकरणीय संसाधनों में पानी और भूतापीय ताप की गति शामिल है। सौर फोटोवोल्टिक सौर कोशिकाओं का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये कोशिकाएं सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों से बनी होती हैं और सूर्य के प्रकाश से फोटोन को अवशोषित करने और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के लिए डिजाइन की जाती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनों को एकत्र किया जाता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। सौर फोटोवोल्टिक सौर कोशिकाओं का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करके काम करता है। ये कोशिकाएं सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों से बनी होती हैं और सूर्य के प्रकाश से फोटोन को अवशोषित करने और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के लिए डिजाइन की जाती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनों को एकत्र किया जाता है और बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जिसमें एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच विद्युत चालकता होती है।
इसका उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड और एकीकृत सर्किट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है। मिजोरम को झड़पों के कारण मणिपुर से विस्थापित हुए 12,000 लोगों के लिए केंद्र सरकार से 10 रुपीस करोड़ की राहत का इंतजार है। मिजोरम 1875 की अधिसूचना के आधार पर भूमि पर दावा करता है, जबकि असम विवाद करता है। हाल के संघर्षों के कारण विस्थापन हुआ, जिससे मिजोरम सरकार को राहत राशि के लिए अनुरोध करना पड़ा। फरवरी 2021 से सैन्य शासन के तहत म्यांमार मानवाधिकारों के हनन और बिगड़ते संकट का सामना कर रहा है। भारत और अमेरिका के संयुक्त बयान में जताई गई चिंता, हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की मांग, म्यांमार की सैन्य सरकार पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव। India imposed a ban on single-use plastic items from July 1, 2022. Success relies on participation from governments, manufacturers, and users. Shift in behavior and eco-friendly alternatives are crucial. Union Environment Minister emphasizes the need for a sustainable lifestyle by all. ईरान में विरोध प्रदर्शन जून 2023 तक जारी हैं। विरोध प्रदर्शन सितंबर 2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमनी की मौत के बाद शुरू हुआ। ये विरोध प्रदर्शन ईरान सरकार के खिलाफ है और महसा अमनी की मौत से जुड़े हैं। प्रदर्शनकारी न्याय और शासन के दमन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ईरान की मौजूदा स्थिति यह है कि देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ईरान की परमाणु गतिविधियों के कारण पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे और हाल ही में हटा दिए गए थे। शासन हर साल सैकड़ों लोगों को फांसी देता है और एक कट्टरपंथी विचारधारा और हस्तक्षेपवादी विदेश नीति का पालन करता है। देश बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन से भी पीड़ित है, क्योंकि जो लोग देश छोड़ने में सक्षम हैं वे ऐसा करते हैं, और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और सरकार द्वारा आर्थिक कुप्रबंधन के तहत वर्षों तक रहने के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।
भारत ने ब्रिक्स देशों से तत्काल और ठोस जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया है। यह आह्वान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 जून 2023 को 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए किया था। मंत्री ने अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में 33-35% की वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार जलवायु कार्रवाई पर अपर्याप्त प्रगति के लिए तत्काल क्षेत्र और सिस्टम व्यापी परिवर्तनों की आवश्यकता है। बिजली आपूर्ति, उद्योग, परिवहन और भवन क्षेत्रों और खाद्य और वित्तीय प्रणालियों में, जैसा कि वर्तमान जलवायु प्रतिज्ञाएं खत्म हो गई हैं, दुनिया इस सदी के अंत तक 2.4-2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की राह पर है। दुनिया पूर्व औद्योगिक औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, खतरनाक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री की सीमा के करीब, जिस पर विश्व नेताओं ने 2015 में सहमति व्यक्त की थी। जलवायु परिवर्तन पर नवीनतम अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन होगा, सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2015 में अपनाए गए इस समझौते में जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और वित्त शामिल है। यह अब तक का पहला सार्वभौमिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता एक है। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देश पेरिस समझौते 2 के करीब 190 दलों में से हैं। पेरिस समझौता आने वाले दशकों के लिए वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करने वाला एक टिकाऊ ढांचा प्रदान करता है। ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन विश्व 3 की ओर बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है।
के राजा का अस्तित्व नहीं है क्योंकि देश पर वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन है। महारानी को प्रत्येक वर्ष करदाता वित्त पोषित भुगतान प्राप्त होता है जिसे सॉवरेन ग्रांट कहा जाता है, जिसका उपयोग उनके और शाही परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा रिसेप्शन और गार्डन पार्टियों और स्कूलों के दौरे जैसे शाही कर्तव्यों के भुगतान के लिए किया जाता है। यह अनुदान क्राउन एस्टेट के मुनाफे पर आधारित है, जो एक संपत्ति व्यवसाय है जिसका स्वामित्व राजा के पास है लेकिन वह स्वतंत्र रूप से चलता है। रानी को डची ऑफ लैंकेस्टर नामक एक निजी संपत्ति से भी धन प्राप्त होता है, जो एक राजा से दूसरे राजा को दिया जाता है। क्राउन एस्टेट यूनाइटेड किंगडम में एक निगम के रूप में ब्रिटिश सम्राट से संबंधित भूमि और होल्डिंग्स का एक संग्रह है, जो इसे संप्रभु की सार्वजनिक संपत्ति बनाता है, जो न तो सरकारी संपत्ति है और न ही सम्राट की निजी संपत्ति का हिस्सा है। क्राउन एस्टेट यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधकों में से एक है, जो 15 पाउंड और 60 पेंस बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करता है, जबकि शहरी संपत्तियों का मूल्य 9 पाउंड और 10 पेंस बिलियन है, जो मूल्य के हिसाब से अधिकांश संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। डची ऑफ लैंकेस्टर एक निजी संपत्ति है जिसका स्वामित्व ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर के रूप में ब्रिटिश सम्राट के पास है। डची में इंग्लैंड और वेल्स में 18,433 हेक्टेयर 45,550 एकड़ भूमि शामिल है, जो इसे देश की सबसे बड़ी निजी संपत्ति बनाती है। संपत्ति में वाणिज्यिक, कृषि और आवासीय संपत्तियों के साथ साथ प्राचीन स्मारक और ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल हैं। सॉवरेन ग्रांट सम्राट और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के आधिकारिक कर्तव्यों के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा ब्रिटिश सम्राट को किया जाने वाला एक वार्षिक भुगतान है। अनुदान की गणना क्राउन एस्टेट के मुनाफे के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यह एक संपत्ति व्यवसाय है जो सम्राट के स्वामित्व में है लेकिन स्वतंत्र रूप से चलता है। अनुदान का उपयोग शाही कर्तव्यों जैसे रिसेप्शन और गार्डन पार्टियों और स्कूलों का दौरा करने के लिए किया जाता है। सिविल लिस्ट 2012 तक यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश राजशाही के लिए सरकारी फंडिंग की एक प्रणाली थी। ये प्रणाली 1760 में शुरू की गई थी और सम्राट को कर्मचारियों के वेतन और शाही महलों के रखरखाव जैसे आधिकारिक खर्चों को कवर करने के लिए वार्षिक आय प्रदान करती थी। 2012 में नागरिक सूची को सॉवरेन ग्रांट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।